नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूँ एसएनडी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, चैप्टर 2 में हमने ये देखा था कि पहले इंसान एक आखेटक यानी कि शिकारी था, यानी कि जानवरों को मारता काटता था, जानवरों को शिकार करता था और उन्हें कुछ खाना होता था, चाहे वो वेज खाना हो या नॉन वेज खाना हो, तो वो क्या करते थे, अपने भोजन को इकट्ठा करते थे। ठीक है। उसके बाद आपने पिछले वीडियो में देखा है कि 12,000 साल पहले जब जलवायु परिवर्तन हुआ था, जब क्लाइमेट चेंज हुआ था, तो क्या हुआ था। पहले जो जलवायु की स्थिति थी वह ठंडा था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब परिवर्तन हुआ तो गर्म हो गया। जब गर्म हुआ, वो वार्म हो गया पूरा जलवायु, तो आइस पिघलने लगी, यानी कि बर्फ़ जो है पिघलने लगी। और जब बर्फ़ पिघलने लगी तो क्या हुआ, नदियों का निर्माण हुआ। जब नदियों का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे करके उस मैदान में घास उपजने लगे और घास में जो जानवर सरवाइव कर पाते थे वो उस मैदान में आ गए। ठीक है। तो जो जानवर घास खाकर जीवित रहते थे वो क्या किए, उस जगह पर आ गए। फिर इंसानों ने क्या किया, इन पेड़ पौधों को और जानवरों को के बारे में, उनके व्यवहारों को देखकर उनको अध्ययन करने लगे और तब देखा कि ये जो अनाज है ये कब बढ़ते हैं, कब उगते हैं, या फिर इसको किस प्रकार से पूरा तैयार किया जाता है। ठीक है। इनको भी जो प्रक्रिया है पूरा का पूरा अध्ययन किया और ऐसे ही जानवरों को भी अध्ययन किया। इनके व्यवहार कैसा था, ये कैसे खाते थे, इन सब के बारे में संभवतः क्या किया, अध्ययन किया जानवरों और इंसानों के बारे में, और सीख गए कि इसके बाद इंसान क्या बन गया। जब इन्होंने इन जानवरों और इंसानों के बारे में, पौधों के बारे में जब अध्ययन किया और सीखा, तभी जाके ये इंसान कृषक बने, पशुपालक बने, किसान बने। ठीक है। जब ये किसान बन गए, यानी कि जब ये किसान और पशुपालक बन गया, तो इंसान को रहने के लिए क्या चाहिए, एक जगह चाहिए था, एक स्थिर जगह पर रहना पड़ता था। ठीक है। तो क्योंकि फसलों को उगाने और पक के तैयार होकर कटने तक को काफ़ी समय लगता है। ठीक है। और इसके दौरान ही बहुत सारे काम होते हैं खेतों में, तो उस काम को करने के लिए एक जगह चाहिए होता था, जो एक स्थिर स्थान पर ये रह पाते। ठीक है। यानी कि अस्थायी जीवन की शुरुआत हो गई थी, यानी सेटल्ड लाइफ की स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। जब कई सारे लोग एक जगह पर रह रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो का नगरों में बदल गया होगा। वो जगह जो है किस में बदल गया, नगरों में बदल गया। ठीक है। जब नगरों में बदल गया तो धीरे धीरे वो नगरों की तरफ, यानी सिटी के तरफ क्या बढ़ने लगी, बदलने लगी। तो यही हमारा आज के चैप्टर 3 जो है वो पढ़ना है, आरंभिक नगर। ठीक है। तो इसमें हम आरंभिक नगर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 में मैंने बताया था कि 4700 साल पहले सिंधु घाटी और उनकी जो सहायक नदी है उनके आसपास लोग जाकर बसने लगे थे और नगर यहाँ पर बढ़ने लगे थे। सो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही बड़ी सभ्यता यानी कि यहाँ पर आया, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही, है ना, क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आरंभिक नगर को देखने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें ज़रूरी है। वो है 150 साल पहले। ठीक है। क्या है, 150 साल पहले, और यानी कि हड़प्पा की जो कहानी है वो 150 साल पहले क्या हुआ था कि 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक 150 साल और दूसरा 800 साल पहले। ठीक है। तो 150 साल पहले क्या हुआ था कि पंजाब में क्या हो रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ पे, पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो वहाँ पे इंजीनियर आए तो क्या हुआ, अचंबा हो गए, माने उस पुरा स्थल को देखकर क्या हो गए, वहाँ के
इंजीनियर हैं तो बहुत से अचंभित रह गए। क्यों अचंभित रहे? क्योंकि वहाँ जो ईंट मिली उसकी जो क्वालिटी थी बहुत ही अच्छी थी। इसके लिए तब वो इंजीनियर के जो ठेकेदार होते थे वो क्या कहें कि इस ईंट को उठाकर इस रेलवे लाइन में बिछा देने के लिए, रेलवे लाइन में इसको यूज करने के लिए। ठीक है, अभी जो ये हड़प्पा मिलती है, ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा पुरास्थल मिला था उस समय इंजीनियर को, वो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने नहीं सोचा कि वहाँ पे क्या था, कुछ पुरास्थल रहा होगा या फिर शहर बसा रहा होगा, तो ऐसा उन लोगों ने नहीं सोचा। उन लोगों ने क्या, अच्छी क्वालिटी की ईंटें मिली तो देखी, तो इन्होंने सोचा कि क्या इस ईंटों को उखाड़ के और रेलवे लाइन में क्या कर दी? बिछा दी। ठीक है, और ये जो इमारत बनी हुई थी वो पूरी तरह से क्या हो गई? नष्ट हो गई। दूसरी तरफ ये बात है कि जो दूसरी तरफ 80 साल पहले जो क्या हुई थी, 80 साल पहले जब हमारे पुरातत्विद आए थे, माने कि पुरातत्विदों ने देखा कि इस स्थल को ढूंढा, उन्होंने देखा और अध्ययन करना स्टार्ट किया इन खंडहरों को। ठीक है, ये जो हड़प्पा पुरास्थल मिला था, इस खंडहर को क्या किया उन्होंने? अध्ययन करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले क्या देखा कि यह तो एक सबसे पुराना क्या है? सबसे पुराना शहरों में से एक है। सबसे पुराना शहरों में से एक है, चूंकि इस नगर को खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा जो नगर है उसकी खोज सबसे पहले हुई थी। इसके बाद में मिलने वाली जो पुरास्थल होते थे वो बिल्कुल हड़प्पा से क्या, मिलती जुलती थी। इमारतें हो या फिर कोई अन्य वस्तु हो, ये सब हड़प्पा की इमारतों को कहा, माने कि हड़प्पा जैसा ही मिलता जुलता था। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई? शुरुआत हुई। यानी कि इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था और इसी प्रकार से क्या हुई? हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई इसी खंडहर से। कौन से खंडहर से? हड़प्पा के खंडहरों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता थी, तो वहाँ पे क्या क्या आपको देखने मिले, कैसे सभ्यता मतलब कि बट गई, कैसे इसका विकास हुआ, कौन कौन से विशेषता थी इसकी। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या थी, तो चलिए देखते हैं इसकी विशेषता के बारे में। तो नगर को 2 पार्ट में बांट दिया गया था। ठीक है, ये जो नगर था इसको 2 हिस्सों में या फिर उससे ज़्यादा हिस्सों में बांटा गया था। ठीक है, 2 हिस्सा या इससे ज़्यादा हिस्सा में विभाजित किया गया था। हाँ, अब यहाँ पे जब 2 हिस्सा में इसको बांटा गया तो इसमें 2 भाग किया गया। पहला भाग यानी कि पश्चिमी भाग और दूसरा भाग पूर्वी हिस्सा, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा 2 पार्ट में बांटा गया। तो पश्चिमी भाग था वो कैसा था? छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। पश्चिमी भाग जो था वो छोटा था लेकिन कैसा था? ऊंचाई पर था। लेकिन वहीं पे पूर्वी भाग जो था वो बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में होता था। ठीक है, ये निचले इलाके में होता था। ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्विदों ने क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा? पुरातत्विदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा, यानी कि लोअर टाउन कहा। ठीक है, दोनों हिस्सों में 4 दीवारियां पक्की ईंटें की बनाई जाती थी, माने कि निचले वाले हिस्से में या फिर ऊपर वाले हिस्से में, लेकिन नगर दुर्ग में ये कैसा दीवार बनाई जाती थी? तो पक्की ईंट की बनाई जाती थी, वो भी कैसी? पक्की ईंट की बनाई जाती थी। और इन पक्की ईंट की जो क्वालिटी थी इतनी अच्छी होती थी, इतनी पक्की ही थी कि हजारों साल के बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रही। ठीक है, वो मतलब कि ढही नहीं। दीवार बनाने के जो लिए ईंट की चिनाई की जाती थी। ईंट की चिनाई क्यों की जाती थी? यानी कि चिनाई इस प्रकार से की जाती थी कि उसकी मजबूती बनी रहे, उसमें पानी उनी का रिसाव न हो। ठीक है, तो दीवार खूब मजबूत रहे इसके लिए उसको क्या किया जाता था? चिनाई किया जाता था। ठीक है, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारत बनाए जाते थे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ईंट है। ईंट की क्या की जा रही है? चिनाई किया जा रहा है। यहाँ पे जो है ईंट की चिनाई की जा रही है, यानी कि इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे ईंट जो है इंटरकनेक्टेड है। एक ईंट के फिर दूसरा ईंट, फिर उसके ऊपर ईंट, इस प्रकार से इसको चिनाई की जाती थी। फिर इसको क्या किया जाता था? प्लास्टर किया जाता था। ठीक है, क्या किया जाता था? प्लास्टर किया जाता था।
अब हड़प्पन का ही एक साइट होता है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, ठीक है। चहुंदरो, गंभीरवाला, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ठीक है। हड़प्पा, ये सब किसके साइट है? तो ये हड़प्पा सभ्यता का ही साइट है। धौलावीरा, हाँ, सुरकोतदा, लोथल, ये सब हड़प्पा का ही साइट है। उसी में से एक साइट है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो में जो है एक खास प्रकार की तालाब हुआ करती थी। कैसा? मोहनजोदड़ो में एक खास प्रकार की तालाब हुआ करती थी जिसको पुरातत्वविदों ने क्या कहा था? महान स्नानागार कहा था, यानी कि ग्रेट बाथ कहा था, महान स्नानागार कहा था, ठीक है। इस तालाब को बनाने के लिए कैसा, माने किस प्रकार के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता था? तो इस तालाब को बनाने में ईंट का उपयोग किया जाता था, ईंट से बनता था, और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। यानी कि ईंट से तो बना दिया गया, फिर ऊपर से क्या प्लास्टर किया जाता था कि पानी का क्या हो, रिसाव ना हो, रोकने के लिए प्लास्टर किया जाता। अब प्लास्टर के ऊपर भी, प्लास्टर करने के बाद भी क्या किया जाता था? चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, है ना। प्लास्टर होने के बाद प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इस सरोवर में दो तरफ की, माने कि दो तरफ सीढ़ी होती थी। किस प्रकार से? दोनों तरफ क्या होती थी? सीढ़ी होती थी, है ना। दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी होती थी, कि यानी कि ऊपर से नीचे जाने के लिए, तालाब में जाने के लिए सीढ़ी होती थी। और चारों ओर, यानी कि तालाब बीच में होती थी, उसके चारों ओर कैसा क्या होता था? कमरा होता था, ठीक है। घर यानी कि रूम बने होते थे, ठीक है। और इसमें भरने के लिए, जो इस स्नानागार में पानी आते थे भरने के लिए, कुआं से निकाला जाता था। कुआं से उस स्नानागार में पानी रखा जाता था, और फिर उसका जब काम खत्म हो जाता था तो फिर उस पानी को निकाल दिया जाता था, ठीक है। और यहाँ जो स्नान किया जाता था वो शायद विशिष्ट नागरिक ही, यानी कि विशिष्ट अवसर पर, विशिष्ट ओकेजन पर ही स्नान किए जाते थे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे स्नानागार मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं आप स्नानागार, ये है, ठीक है। तो ये स्नानागार आप देख रहे हैं, इधर से भी ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, और इधर से भी स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। और ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं, ये बीच में स्नानागार है, उसके चारों तरफ जो है वो चारों तरफ क्या है? रूम्स बने हुए हैं, रूम बने हुए, ठीक है। और इसमें जो पानी आता था वो कहाँ से? कुआं से इसमें पानी डाला जाता था, और इसके बाद स्नान होने के बाद इसको खाली कर दिया जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं कालीबंगा और लोथल, ठीक है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में भी क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा को, अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाए कि अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। और अग्निकुंड में क्या किए जाते हैं? यज्ञ किए जाते हैं, ठीक है। और मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, इन सब बड़े बड़े नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो ये सब सिटी का ही एक विशेषता हो गई, यानी कि फीचर हो गया, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है आपका भवन, नाले और सड़क। क्या है? भवन, नाले और सड़क। तो इन नगर के जो घर आमतौर पर बनते थे, उनके मंजिल कैसे होते थे, तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पे घर जो बनाए जाते थे वो 2 मंजिल का होता था, 1 या 2 मंजिल का घर बनाया जाता था, ठीक है। 1 या 2 मंजिल के घर बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरा होता था। घर के आंगन यानी कि बीच में आंगन होता था, और उसके चारों ओर क्या होता था? कमरा होता था, ठीक है। और अधिकांश घरों में एक अलग स्नानाघर, यानी कि अलग से एक बाथरूम होता था। उस घर में क्या? कुएं भी होते थे, ठीक है। कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे, यानी कि नाले होते थे कई नगर में, ठीक है। और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाले में हल्की ढलान होती थी। जितने भी नाले बनाए जाते थे उन सभी नाले में क्या होती थी? ढाल, माने उसकी ढाल होती थी, ताकि पानी जो है आसानी से बह सके। अक्सर घरों में नाली के जो सड़क होते थे वो नालियों से जोड़ दिया जाते थे, यानी कि नालियों को सड़कों की नाली से, यानी कि घर की जो नाली होती थी वो सड़क की नाली से जोड़ देते थे, ठीक है। घर के जो नाली होते थे उसको क्या करते थे? सड़क की नालियों से जोड़ देते थे, कनेक्ट कर देते थे। बाद में वो बड़े नाले में मिल जाती थी। बाद में वो जो सड़क की नाली होती थी वो बड़े नाली में मिल जाती थी। और नाले को ढकने के कारण जगह जगह पर मेन हॉल बनाए गए थे, ठीक है, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके, ठीक है। घर और नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से
के साथ ही किया जाता था, मतलब कि घर बनाया जाता था या फिर नाले बनाया जाता था या फिर सड़क बनाए जाते थे। इन सब को एक पहले से योजना बनाई जाती थी, प्लान किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से ये योजना बन के ये तैयार होता था। ठीक है, अब बात करते हैं नगरीय जीवन की। उससे पहले सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि किस प्रकार से नाले बनाए हुए हैं। यहाँ पे घर की नालों से सड़क की नालों को कनेक्ट कर दिया जाता था और फिर सड़क की नालों को एक बड़े से नाले में कनेक्ट कर दिया जाता था। ठीक है, अब है नगरीय जीवन। तो नगरीय जीवन कैसा होता था, वहाँ के लोगों को, माने वहाँ के लोग किस प्रकार से रहते थे। तो वहाँ के लोग जो है नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में जो जीवन होता था बहुत ही बिजी टाइप का होता था, बहुत ही व्यस्त रहते थे, बहुत ही हलचल हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी और यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ठीक है, यहाँ शासक थे, माने कि नगर में क्या होते थे, एक शासक रहा करते थे और ये संभवतः क्या करते थे, शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु को, बहुमूल्य वस्तुओं को, पत्थर को और अन्य उपयोगी चीज़ें को क्या करते थे, मंगवाते थे। ये कौन करते थे, ये शासक करते थे। ठीक है, ये मंगवाते थे। ठीक है, ये दूर दूर से लोगों को क्या करते थे, मंगवाते थे। और शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों को, सोने चांदी को, अपने बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को क्या करते थे, अपने पास रख लेते थे। शासक क्या करते थे, जो भी कीमती मूल्यवान चीज़ होती थी उसको अपने पास रखते थे। और नगर में एक लिपिक भी होते थे, नगर में एक लिपिक भी होते थे जो क्या करते थे, वो मोहरों पर लिखते थे। नगर में एक लिपिक होते थे जो मोहरों पर लिखते थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच्चे नहीं पाए, माने कि वो मोहर पर लिखते थे। ठीक है, ये पहला ये हो गया कि पहला शासक होते थे, दूसरा स्क्रिबल होते थे जो लिखना जानते थे, जिनको लिखने की नॉलेज होती थी। तीसरा कि क्राफ्टमैन होते थे जो क्या करते थे, शिल्पकार होते थे जो क्या करते थे, उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें क्या करते थे, बनाते थे। और इस उद्योग स्थल में कौन कौन होते थे, वो क्या पुरुष ही होते थे या फिर महिला ही होते थे या दोनों होते थे। तो दोस्तों ये इसमें जो क्राफ्टमैन में यानी कि शिल्पकार में स्त्री पुरुष दोनों होते थे। कैसा क्या होते थे, स्त्री और पुरुष दोनों इसमें काम करते थे, या फिर इसको अपने घर में करें या फिर उद्योग स्थल में करें। ठीक है, और तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, लंबी यात्रा करते थे, लंबी यात्रा करने के बाद और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। ये कौन करते थे, ये करते थे केयरिंग लोग, जो मजदूर लोग होते थे वो, माने बहुत बहुत दूर तक उनको शासक भेजते थे बहुमूल्य वस्तुओं लाने के लिए और लाते थे, उपयोगी वस्तु को लाते थे। साथ में सुदूर देशों के किस्से कहानियों को क्या करते थे, सुनाते थे। मिट्टी से जो बने खिलौने हैं वो भी मिले हैं, मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के बच्चे क्या करते थे, खेला करते थे उस मिट्टी के खिलौने से। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ये कुआं है आपका। ठीक है, ये जो कुआं है ये नाले हैं और यहाँ पे ये जो स्नानागार आपको देखने को मिला है ये स्नानागार। ठीक है, तो इसमें जो पानी आती थी वो कहाँ से आती थी, इसी कुआं से आपको यहाँ पे इस कुआं से देखने को मिलती थी, कुआं से, है ना। उस स्नानागार में पानी को बढ़ा जाता था, फिर उस स्नानागार को खाली कर दिया जाता था। ठीक है, फिर आपको जो इसमें स्क्रिबल मिला है यानी कि स्क्रिबल यानी कि लिपिक मिले हैं, वो इस प्रकार से क्या करते थे, मोहर को बनाते थे। क्या करते थे, मोहर को बनाते थे, जो इस प्रकार से होते थे। फिर जब मिट्टी को खिलौना मिला वो बच्चों के खेलने के लिए, जो ये मिट्टी का खिलौना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि नगर और नए शिल्प, नगर और नए शिल्प के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया गया हड़प्पा के नगरों में, और हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुआ जो वहाँ पुरातत्विकों को चीज़ें मिली, उसमें अधिकतर चीज़ किसका मिली, पत्थर का मिला। ठीक है, और शंख, तांबा का मिला, कांसा का, सोना का, चांदी का, जैसी वस्तुएं बनाई गई थी वो उस प्रकार से उनको वहाँ पे चीज़ें मिली। तांबा और कांसे का जो
बनाई गई वो क्या बनाई गई, तांबा और कांसा का जो हथियार और औजार बनाया गया। ठीक है, हथियार और औजार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे और सोना चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, और आकर्षक जो वस्तु मिले उनमें क्या थे, मनके थे, बाट थे और फलक थे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको बाट, ये पत्थर को देखने को मिलता है, ये बाट है। ठीक है, और ये जो है आपको मिलता है, ये है गहने। ठीक है, और ये क्या है, ये फलक है। ठीक है, ये फलक है जो औजारों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे वो पत्थर के मुहर बनाते थे। किसका बनाते थे, पत्थर के मुहर बनाते थे, मुहर बनाते थे। और इस मुहर पर सामान्यतः किसका, जानवर का चित्र मिलता था। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है काले रंग से इसका डिजाइन करते थे। मिट्टी के बर्तन पर बनाते थे, मिट्टी के बर्तन पर किसका, काले रंग का डिजाइन बनाते थे। किस मिट्टी का, लाल मिट्टी के बर्तन बनते थे, लाल मिट्टी के बर्तन, और उस पर काले रंग से उसको डिजाइन किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे मोहर आप देख रहे हैं। ठीक है, जैसे जानवरों में क्या है, जानवरों में मोहर बनाई गई, यहाँ पे काले रंग की मोहर बनाई गई जानवरों में। ये जानवर है, ये एक प्रकार से मोहर है जो किसी भी सामानों को कहीं भेजने के लिए वो क्या किया जाता है, उस पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जानवर बनाई गई, उस पर काले रंग की मोहर बनाई गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7,000 साल पहले क्या मेहरगढ़ में क्या हुआ था, कपास, है ना, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं और चांदी के एक फूलदान, यानी कि 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, जो पिछली कक्षा में आप लोग पिछली क्लास में आप लोग, पिछली वीडियो में आप लोग पढ़े हैं। मोहनजोदड़ो से जो कपड़े के टुकड़े मिले हैं, ठीक है, और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन मिले हैं। कुछ तांबे के वस्तु चिपके हुए उस पर मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तलियां सूत कताई का संकेत देती है। ठीक है, अब ये जो आप टैटू देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो टैटू आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये टैटू क्या बताती है कि ये टैटू आपको बताती है कि इसमें जो कप्पे चढ़े हुए हैं, ठीक है, और ये जो एक शिल्पकार बनाया हुआ है, कौन बनाया हुआ है, एक शिल्पकार बनाया हुआ है। और शिल्पकार क्या करते हैं कि इसको कितने अच्छे से इसको कलाकारी किए हुए हैं, इस पर कपड़े चढ़ाए हुए हैं, दाढ़ी मूंछ सब कुछ बनाया हुआ है। इससे यह पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो वेल स्किल थे। ठीक है, मतलब स्किल्ड लोग सब थे। ठीक है, यानी कि अधिकांश वस्तु, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि विशेषज्ञों ने क्या किया था। विशेषज्ञों उनको बोलते हैं, विशेषज्ञों ने, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का जो निर्माण है विशेषज्ञों ने किया था। और विशेषज्ञ किसको बोलते हैं, तो विशेषज्ञ उसको बोलते हैं जो खास चीज़ों को बनाते हैं, खास चीज़ बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उसको विशेषज्ञ बोलते हैं। जैसे पत्थर को तराशने वाला हो गया, मन के चमकाने वाला हो गया, या फिर मोहर पर पच्चीकारी करने वाला हो गया, ये सब को क्या हम बोलते हैं, विशेषज्ञ बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मूर्ति के चेहरा में क्या कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, यानी कि दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए, ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति की कितने अच्छे से इसको मुंह बनाया गया है, कितने अच्छे से इसको तराशा गया है, और कितने अच्छे से इसकी दाढ़ी बनाई गई है, ये शेप किया हुआ है। ठीक है, ये आज के समय नहीं, उस समय भी लोग क्या स्किल्ड होते थे। ठीक है, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे कि क्या है, विशेषज्ञ मूर्तिकार ही ऐसा कर सकते थे। यह जो है किसी अन्य का काम नहीं था, ये एक अच्छे विशेषज्ञ, अच्छे मूर्तिकार, स्किल्ड मूर्तिकार की काम होती थी। ठीक है, हर व्यक्ति इसको नहीं कर सकता था, मतलब हर व्यक्ति जो है विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। इससे क्या पता चलता है कि सिर्फ पुरुष ही ऐसा काम करता था, या फिर महिला भी ऐसा काम करते थे, या फिर सिर्फ पुरुष ही इस काम के लिए प्रशिक्षण हासिल कर रखे थे। ठीक है, तो शायद कुछ महिला भी और पुरुष दोनों इस काम को क्या करते थे, ये दोनों इस काम को करने के लिए दक्ष थे। ठीक है, अब बात करते, जैसे कि यहाँ पे एक फेयंस का है जिक्र है। फेयंस जो है ये पत्थर और शंख, प्रकृति शंख के तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फेयंस है ये कृत्रिम रूप में तैयार किया जाता है, और कृत्रिम रूप में जो तैयार किया जाता है इसको किस प्रकार से, तो बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण की गोंद से मिलाकर
उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। इसके बाद उन वस्तुओं को चिकनी परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। और इन चिकनी परत से रंग यानी कि हल्के नीले माने नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं। और फ्यांस से क्या बनाया जाता है, तो फ्यांस से जो है वो मनके बनाए जाते हैं, चूड़ी, बाले या छोटे बर्तन, इन सब चीज़ों का में फ्यांस का क्या होता है, उपयोग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कच्चे माल की खोज। तो कच्चे माल की खोज किस पर कैसे हुआ, तो कच्चे माल की जो खोज है वो कैसे हुआ। अब देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कच्चे माल उन पदार्थ को कहते हैं जो प्रकृति रूप से मिलते हैं। किसको मिलते हैं, जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं। और ये प्रकृति रूप से पाया जाता है, ठीक है। और यह फिर किया हुआ किसान और पशुपालक जो है उत्पादन करते थे, ठीक है। जैसे कि लकड़ी हो गया, तो लकड़ी धातुओं के अयस्क प्रकृति रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। जैसे लकड़ी हो गया तो ये कच्चे माल, इसको बोलेंगे रॉ मटेरियल बोलेंगे। या फिर धातु का कोई और हो गया, अयस्क हो गया, तो उसको रॉ मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। और उसको जब कई तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसको क्या कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर किसान क्या कर रहा है, कपास के कच्चा पौधा उगा रहा है, कपास के कच्चा माल कहते मतलब कि उसको उगा रहा है। तो जिसके बाद वो कताई बुनाई करके जब कपड़ा तैयार किया जाता है तब वो चीज़ें क्या हो जाती है, वो फिर रॉ मटेरियल नहीं रह जाती है, ठीक है। हड़प्पा में जब लोग कई चीज़ें वहाँ मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। अब वो कहाँ कहाँ से आयात करते थे, सभी चीज़ों को कहाँ कहाँ से लाते थे, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सभी रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ कहाँ से लाते थे। दो प्रकार से रॉ मटेरियल मैं आपको बता दी, एक प्रकृति रूप से, एक कृत्रिम रूप से। जो प्रकृति रूप से हुए वो मतलब कि वो प्रकृति रूप से हुए, जैसे कि वो हम आपको समझा दिए। आर्टिफिशियली वो भी हम समझा दिए आपको कि जो किसान मान लीजिए कि कपास की खेती करता है, तो कपास उसमें से रुई निकलता है, फिर रुई को काट कर बुनता है, फिर उसका कपड़ा बनता है, तो ये आर्टिफिशियली हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे जो हड़प्पन जो वस्तुएं होती थी दो प्रकार से मिलती थी, एक मतलब दूर के स्थलों से और एक लोकली अवेलेबल होता था। तो दूर के जो प्लेसेस से जो वस्तुएं आती थी वो कौन कौन आता था, तो तांबा आता था यानी कि कॉपर, फिर ठीक है, उसके बाद गोल्ड आता था, फिर टीन आता था, और कुछ प्रेशियस स्टोन यानी कि बहुमूल्य जो पत्थर होते थे वो सब आते थे। और वो सब कहाँ से आते थे, मत यहाँ देखिए, तांबा जो है वो आते थे प्रेजेंट राजस्थान में, अभी का जो राजस्थान है वहाँ से तांबा आता था, ठीक है, तांबा आता था। और दूसरा कहाँ से आता था, दूसरा वेस्ट एशिया से आता था, वेस्ट एशिया से आता था तांबा, ठीक है। अब गोल्ड की बात करें, सोना की बात करें, तो सोना जो आता था वो आता था कर्नाटक के। सोना कहाँ से आता था, वो कर्नाटक से आता था, कर्नाटका से आता था सोना, ठीक है। अब प्रेशियस स्टोन यानी बहुमूल्य वस्तु की अगर बात करें तो बहुमूल्य वस्तु 3 जगह से आती थी। पहला अफ़गानिस्तान से आती थी, ठीक है, पहला अफ़गानिस्तान से आती थी, दूसरा ईरान से आती थी, ठीक है, और तीसरा गुजरात से आती थी। तीसरा कहाँ से आती थी, गुजरात से आती थी, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि तांबा जो है कहाँ से आती थी, आज के समय में जो राजस्थान है वहाँ से आती थी, ठीक है, और पश्चिम एशिया से आती थी। पश्चिम एशिया में कहाँ से, तो ओमान से। पश्चिम एशिया में कहाँ से, ओमान से, यहाँ से तांबा आता था। कांसा कहाँ से आता था, कांसा के लिए तांबे के साथ मिलाया जाता था, मिला के टीन की वस्तु बनाया जाता था। यहाँ टीन बन गया, टीन क्या बन गया, तांबा और कंसा। कांसा में जब तांबा मिलाएंगे तो टीन की वस्तु बन जाती है। और ये कहाँ से, ईरान से आता था, अफ़गानिस्तान से आता था। टीन को कहाँ से लाया जाता था, ईरान और अफ़गानिस्तान से, ठीक है। सोना कहाँ से, कर्नाटक से आता था। और बहुमूल्य वस्तु जो है, बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात से, ईरान से और अफ़गानिस्तान से, 3 जगह से आता था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नगरों में रहने वाले लोग हैं वो क्या खाते थे, ठीक है, क्या क्या वो अपने भोजन में क्या क्या यूज करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग जो है नगर के अलावा गांव में भी रहते थे,
नगर में तो रहते थे ही, लेकिन वो गांव में भी रहते थे, अनाज को उगाते थे, जानवर को पालते थे। क्या करते थे? अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहा कि शहरों में रहने वाले शासक हो गए, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। क्या करते थे? जो किसान होते थे और जो जानवर को पालते थे वो शहर में अपने रॉ मटेरियल को पहुंचाते थे। वो शहरों में क्या करते थे? जो शासकों होते थे, लेखकों होते थे और दस्तकारों होते थे, उनको खाना देते थे, खाने के लिए सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग क्या करते थे? गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों को उगाते थे। मतलब कि आप पहले वीडियो में भी, फर्स्ट चैप्टर में भी हम आपको बताए थे कि जब लोग किसान बने थे तो सबसे पहले किन चीज़ों को उगाना शुरू किया था? तो सबसे पहले वीट को उगाना शुरू किया था, ठीक है, यानी कि गेहूं को, फिर बारले यानी कि जौ को, इन सब चीज़ों को उगाना शुरू किया था। और यही सब जो रॉ मटेरियल है, ये सब जो अनाज है वो शहरों में दिया करते थे, ठीक है। अब ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग की बात आई, तो अब ज़मीन की जुताई कैसे होगी? हड़प्पा काल में जो है हल तो बची नहीं थी, लेकिन वहाँ क्या किया गया था? लकड़ी का, किसका? लकड़ी का हल बनाया गया था, जो संभवतः कैसा था? लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। मतलब कि इस प्रकार के क्या मिले हैं? खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश जो है वो कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों को क्या करना पड़ता था? कुछ अपने माने कुछ तरीके अपनाने होंगे। पानी के संचयन किया जाता था और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी, ठीक है। हड़प्पा के लोग जो है गाय, भैंस, भेड़, बकरियां इन सब को पालते थे, ठीक है। जैसा कि आप पहले वीडियो में भी अब बता दिए कि जब इंसान जब हेडर बन गए थे, पशुपालक बन गए थे, तो सबसे पहले क्या क्या किए थे? तो वो भेड़ बकरियों को पालना शुरू किए थे, ठीक है। बस्ती जो होता था उनके आसपास तालाब होते थे और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने माने कि जब उनको सूखा पड़ जाता था, उन समय मवेशियों का झुंड जो है चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक मूव करने लगते थे, दूर दूर तक वो जाने लगते थे, ठीक है। वीर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, हिरण को क्या करते थे? शिकार करते, हिरण जैसे जानवरों को शिकार करते थे। अब है कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तक कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। अब देखिए धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा क्या है? धौलावीरा का जो इलाका है वह कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे। कहाँ है? कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा जो नगर है वो बसा था। वहाँ पे साफ पानी मिलता था। कैसा पानी? वहाँ पे साफ पानी मिलता था, ज़मीन उपजाऊ रहती थी, ठीक है। और जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भाग में विभक्त थे, वही धौलावीरा नगर को 3 भाग में बांटता था। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगर थे वो 2 भाग में बांटता था, 2 भाग में बंटता था। एक जिसको नगर दुर्ग बोलते थे और एक नीचे जिसको टाउन बोलते थे, लोअर टाउन बोलते थे, ठीक है। और यहाँ जब धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा नगर की बात करें तो ये 3 भाग में बंटता है। कितने भाग में? 3 भाग में बंटता है। इसके हर हिस्से के चारों तरफ पत्थर के ऊंचे ऊंचे दीवारें बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार हुआ करते थे, ठीक है। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम क्या होता था? आयोजित किया जाता था। यहाँ मिले कुछ अवशेष ने हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया था, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को क्या माने हड़प्पा लिपि जो है उसके बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर में खुदा हुआ पाया गया था। और जो अवशेष थे ये लकड़ी में जड़ा गया था, यानी कि अभिलेखों को किस में जड़ा गया था? तो लकड़ी में उसको जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष था। इसी के वजह से ये जो है धौलावीरा वो प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख होते थे वो छोटी होती थी। कैसी होती थी? हड़प्पा की लेख जो होती थी, मुहर जो होती थी, लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था? धौलावीरा में बड़े बड़े अक्षरों पर पत्थर पर खुदा हुआ था, ठीक है। गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है,
है ना, गुजरात की जो खंबात की खाड़ी में जो साबरमती है, ठीक है, साबरमती के एक उपनदी के किनारे लोथल बसा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, एक है लोथल और दूसरा है धौलाबीड़ा। एक है लोथल, दूसरा क्या है, धौलाबीड़ा। ठीक है, एक है धौलाबीड़ा और दूसरा है लोथल। तो लोथल जो है कहाँ धौलाबीड़ा कहाँ बसा है, तो ये रण कक्ष में बसा है। और लोथल कहाँ है, तो ये गुजरात की खंबात की खाड़ी में साबरमती के उपनदी पर, साबरमती के एक उपनदी है, वहाँ पे लोथल नगर बसा हुआ है। यहाँ क्या हुआ था, जहाँ यहाँ पे कीमती पत्थर, कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। लोथल में क्या होता था, कीमती जो पत्थर होता था, बहुमूल्य पत्थर होता था, वो आसानी से लोथल में मिल जाता था। जैसा कि पत्थरों, शंख और धातुओं से जो बनाई गई चीज़ें होती थी, वो महत्वपूर्ण केंद्र था किसका, लोथल। लोथल जो था वो महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था किसका, पत्थरों का, शंखों का और धातुओं का। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि इस नगर में एक भंडार गृह भी था। ठीक है, इस नगर में कहाँ पे, लोथल में एक भंडार गृह भी था। ठीक है, और इस भंडार गृह से कई मुहर और मुद्रांकन यानी कि मुहर बंदी, ये गीली मिट्टी पर जो दबाने से बनती है उसकी छाप मिले हैं। ठीक है, ये मुहर बंदी मिले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तालाब है। ठीक है, ये लोथल का एक ट्रेड का बहुत बड़ा क्या है, केंद्र बन गया था, क्योंकि यहाँ जो है ये बड़ा तालाब लोथल का एक बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते जो भी नाव आती थी, रुकती थी, यहाँ पे ही माल को क्या किया जाता था, उतारा या चढ़ाया जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एक इमारत मिली है। क्या मिली है, एक इमारत मिली है जो मनके बनाने का काम होता था, है ना। एक इमारत मिली है, इस इमारत में मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने के लिए उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। कहाँ, इस इमारत में, कहाँ पे, लोथल में। कहाँ पे, लोथल में। अब बात करते हैं मुद्रा यानी कि मुहर और मुद्रांकन यानी कि मुहरबंदी का। तो भाई मुहरबंदी क्या होता है, मुहर क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मुहरों का जो प्रयोग है, सामान से जो बड़े डिब्बे होते थे उन पर चिन्ह बनाने के लिए, चिन्हित करने के लिए किया जाता था। किसका प्रयोग, मुहर का प्रयोग। ठीक है, और एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था, इसीलिए उसको बंद करके उस पर मुहर लगा दी जाती थी, जिससे यह पता चलता था कि ये जो वस्तु है वो कहाँ से आई है और कहाँ जाने को है। ठीक है, अब ये जो है मुहर बंद जो है, तो मुहर बंद कहते हैं जो बंद की थैली जो होती थी, उस थैली पर जो बंद करने के बाद उसके मुहाने पर जो गीली मिट्टी की जो पोत चढ़ाई जाती थी, गीली मिट्टी की जो मुहर लगाई जाती थी, उसी मुहर के छाप को मुहर बंद कहते थे। ठीक है, मुहर समझ गए और मुहर बंद समझ गए। मुहर और मुहर बंद ये दोनों में अंतर है। मुहर उसको बोलते हैं जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, एक जगह से दूसरे जगह हमको भेजना है, तो उसको मुहर किया जाता था कि ये वस्तु कहाँ से आई है, कहाँ को जानी है। ठीक है, और मुहर बंद वो हो गई, मुहरबंदी उसको बोलेंगे जिस चीज़ को उसको छाप लगाई जाती है। ठीक है, छाप लगाई जाती है और मुहर की छाप को ही क्या बोलते हैं, मुहर बंद बोलते हैं। ठीक है, अगर छाप टूटी नहीं हुई है, अगर छाप नहीं टूटी हुई है तो क्या साबित होता है कि सामान की छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन अगर छाप टूट गई हो तो क्या पता चलता है कि सामान की छेड़छाड़ हुई है। आज भी मुहर का क्या होता है, प्रयोग होता है। आज भी मुहर का क्या होता है, प्रयोग होता है। अब बात करते हैं सभ्यता का अंत का रहस्य। सभ्यता का अंत भी हो गया, यानी कि हड़प्पा सभ्यता है, उसकी अंत भी हो गया। तो वह कैसे हुआ, उसका क्या कारण था अंत होने का। तो देखिए लगभग 39,000 साल पहले, 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। कैसा, एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक से लोग नगरों को छोड़ दिया गए। क्यों छोड़ दिया, नगर को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग करना बंद कर दिया। दूर दूर से कच्चे माल को लाना बंद कर दिया, काफ़ी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कच्चे के ढेर बनने लगे, यानी कि कचड़े के क्या बनने लगे, ढेर बनने लगे, यानी कचड़े जमा होने लगे थे। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो के सड़क पर। और जल निकासी प्रणाली जो है, यानी कि नाले की जो प्रणाली होती थी, वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनने लगे, यानी कि वो जो घर का पहला और दूसरी माला जो बनती थी वो नष्ट हो गई। तो ये सब क्यों हुआ, ये सब
कैसे मतलब हो गया ये सब, इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? तो कुछ विद्वानों का कहना है कि जो नदी होती है वो क्या हो गई, नदी सूख गई। कुछ विद्वानों का क्या कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ की नदियाँ जो है वो सूख गई। और कुछ अन्य का कहना है कि वहाँ का जो जंगल है वो विनाश हो गया, वहाँ की जो जंगल है वो विनाश हो गया। ये भी कारण हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती रही होगी। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि मवेशियों को बड़े बड़े झुंडों में चरागाह और घास वाले मैदान जो है वो समाप्त हो गए, क्योंकि बहुत बड़े झुंड में, बहुत बड़ी संख्या में मवेशी चारागाहों में चारा करते थे, माने कि चराई करते थे, तो वो घास क्या हो गया, समाप्त हो गया मैदान में। तो इसके लिए वो क्या किए, वहाँ की जो सभ्यता थी वो नष्ट होने लगी धीरे धीरे, नदियाँ सूखने लगे, तो लोग क्या होंगे, मूव करेंगे दूसरे जगहों पर। इलाकों में क्या हो गई, हो सकता है बाढ़ आ गया। तो इस 4 कारण हो गया, नदियाँ सूख गई, जंगलों में का विनाश हो गया, ईंट पकाने के लिए जो ज़रूरत होती थी ईंधन का उसका समाप्ति हो गई, मैदानों का समाप्त हो गया, माने कि चरागाह समाप्त हो गई, इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन इन कारणों को क्या क्या स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। ये सब कारण जो है इसको कारगर नहीं माना गया है कि सही में इसी कारण से सभ्यता का नष्ट हो या नगर का नष्ट हुआ, यानी अंत हो गया। ठीक है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों पर होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान जो है, अभी जो पाकिस्तान है अभी आधुनिक है ना, वहाँ सिंध और पंजाब की बस्ती उजड़ गई। वहाँ पे उस समय क्या होती थी, सिंध और पंजाब होती थी, वहाँ पे बस्ती क्या हो गई, उजड़ गई। कई लोग पूरब और पश्चिम, कई लोग जो क्या है पूरब और दक्षिण, कई लोग पूरब और दक्षिण के इलाके में नई और छोटी बस्तियों में जाकर क्या हो गए, बसने लगे। और लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। 1400 साल बाद क्या हुआ, नए नगरों का विकास हुआ, जिसको हम चैप्टर 5 और 8 में, यानी कि 6 और 9 में पढ़ेंगे। और यहीं से फिर बढ़ेगा क्या, गंगा नदी की तरफ लोग बढ़ने लगेंगे। ठीक है, यहाँ से लोग कहाँ बढ़ने लगेंगे, गंगा नदी की तरफ बढ़ने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आपका ये चैप्टर हुआ समाप्त, है ना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी आपका डाउट हो वो सब क्लियर होने पाए और पूरी बेसिक से आप एनसीईआरटी की जानकारी लेने पाएँ। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।